नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी का आज ये दूसरा लेक्चर है और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के बारे में। हम यहाँ पे राष्ट्रीय आय के बारे में जानेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी ये क्या होते हैं और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो काफी महत्वपूर्ण दोस्तों लेक्चर ये होने वाला है, क्योंकि अगर आपको आगे इकोनॉमी समझनी है तो ये लेक्चर आपको देखना जरूरी है। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये इकोनॉमी की क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझना जरूरी है कि जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है। तो ये सारी चीजें मैं समझाने का आज प्रयास यहाँ पे करने वाला हूँ। तो काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर दोस्तों आज ये होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम क्या होती है। तो क्या होती है राष्ट्रीय आय? किसी देश में एक वर्ष में वस्तुओं व सेवाओं का अंतिम मूल्य उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाता है। या आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि किसी राष्ट्र या किसी देश की एक साल में जो कुल आय होती है वही उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। यानी प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राष्ट्र की क्या होती है, प्रत्येक देश की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो देश में एक वर्ष में वस्तुओं व सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है या उस देश की एक वर्ष के अंतर्गत कुल जो आय होती है उसे उस देश की राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहा जाता है। प्रत्येक देश का अपना एक वित्तीय वर्ष होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है, भारत का वित्तीय वर्ष वो होता है दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च इसे भारत का वित्तीय वर्ष या बजट वर्ष भी कहा जाता है। तो भारत की 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की जो कुल आय होगी वही भारत की राष्ट्रीय आय यानी एक वर्ष की जो आय होगी भारत की वही भारत की राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहलाती है। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है ये आप समझ गए होंगे भली भांति से। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है हर एग्जाम में कि राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सीएसओ। सीएसओ की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इसके द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है और इस सीएसओ की स्थापना की गई थी 1951 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। इस कार्य में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ की मदद किसके द्वारा की जाती है? एनएसएसओ। एनएसएसओ की फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। हिंदी में अगर बात करें तो यह है राष्ट्रीय, एस से सैंपल हो जाएगा यानी प्रतिदर्श, राष्ट्रीय प्रतिदर्श, और जो नेक्स्ट एस है इसका मतलब है सर्वे। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण और ओ से ऑफिस यानी कार्यालय। तो देखो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, लेकिन इस काम में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद किसके द्वारा की जाती है? एनएसएसओ यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? एनएसएसओ की स्थापना तो 1950 में हुई थी। और एनएसएसओ का कार्य क्या है? तो ये सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद करता है राष्ट्रीय आय की गणना में। अब यहाँ से दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एंड एनएसएसओ यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय ये किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो ये दोनों आते हैं दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के अंतर्गत आते हैं। एक बार दोबारा आप इसको सुनिए और नोट कीजिए। ये दोनों जो कार्यालय हैं ये आते हैं केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन कार्यालय या विभाग के अंतर्गत। ये दोनों कार्यालय आते हैं, दोनों विभाग कार्य करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया राष्ट्रीय आय क्या होती है और राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम की गणना किसके द्वारा की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे चर्चा करते हैं राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम के इतिहास के बारे में। तो कुछ प्रमुख ऐतिहासिक पॉइंट पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जो भारत की राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम की गणना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नेहरूजी द्वारा इसकी गणना की गई थी। और दादा भाई नेहरूजी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसमें इन्होंने कहा था कि भारत की जो उस समय की आय थी, प्रति व्यक्ति आय, 1868 में जो भारत की प्रति व्यक्ति आय थी, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय वो थी 20 रुपए। यानी 1868 में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम थी भारत की 20 रुपए। पर कैपिटा इनकम होती क्या है, इसको अभी आगे हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो ये किसने अनुमान लगाया था, किसने यहाँ पे गणना की थी? दादा भाई नेहरू ने सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की थी और भारत की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय की गणना भी की थी, और उन्होंने ये 20 रुपए बताई थी 1868 में। उसके बाद 1911-12 में फिडले सिराज ने भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, और उस समय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम थी वो थी 49 रुपए, 49 रुपए हो गई थी। सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो वो की थी VKRV राव। तो ये कुछ प्रमुख ऐतिहासिक बिंदु थे नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के बारे में। उसके बाद यहाँ पे जब भारत स्वतंत्र होता है तो एक समिति का गठन किया जाता है, राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया 1949 में, 1949 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रोफेसर PC महालनोबिस। बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रोफेसर PC महालनोबिस। प्रोफेसर PC महालनोबिस, इनका जन्म होता है दोस्तों 29 जून को। और ये 29 जून क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर? प्रोफेसर PC महालनोबिस, जो कि राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे उस समय। और इस राष्ट्रीय आय समिति के 2 अन्य सदस्य भी थे, डॉक्टर R गॉडगिल और VKRV राव, जिन्होंने सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। राष्ट्रीय आय समिति के बाद यानी 1949 के बाद जब इसका गठन हो जाता है तो 2 मई 1951 को CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसकी यहाँ पे क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। CSO के बारे में मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसका मुख्य कार्य क्या है? भारत की नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के बारे में गणना करना। तो यहाँ तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है, और नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैक्ट के बारे में हमने चर्चा की। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। यानी जो राष्ट्रीय आय होती है, नेशनल इनकम होती है, उसको ज्ञात करने के लिए, उसकी गणना के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, हमें क्या क्या और अवधारणाएं चाहिए, कौन से कॉन्सेप्ट चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे GDP के बारे में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। देखो GDP यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं अभी आपको बता देता हूँ, इसके बारे में अभी हम इनके बारे में डिटेल्स अध्ययन करेंगे। GDP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल डोमेस्टिक होता है यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद, यानी घर यानी सीमा में जितना भी उत्पादन हुआ है, किसी देश की सीमा में जितना भी उत्पादन होता है उसे उस देश की GDP कहा जाता है। NDP क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी शुद्ध डोमेस्टिक घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसमें जो मूल्यह्रास होता है उसको घटाया जाता है GDP से। GDP में जो मूल्यह्रास होता है उसको घटाकर जो GDP आती है उसे NDP कहा जाता है, यानी वो शुद्ध घरेलू उत्पाद हो गया, यानी मूल्यह्रास को उसमें घटाकर। अभी इसके बारे में डिटेल्स में आगे विद एग्जांपल अध्ययन करेंगे। GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल यानी राष्ट्रीय से आप लगा सकते हैं कि इस राष्ट्र यानी किसी देश के जो नागरिक होते हैं, उस राष्ट्र के जो नागरिक होते हैं उनके द्वारा जो भी उत्पाद किया जाता है, किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है, उसे उस देश की GNP कहा जाता है। NNP, तो इसमें भी GNP में हमने क्या करना है? मूल्यह्रास को घटा देना है और फिर निकल जाएगी हमारी NNP। तो डिटेल्स में इनके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है आगे, और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों ये।
अर्थव्यवस्था का। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जीडीपी के बारे में। क्या होती है जीडीपी? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद नाम से ही लग रहा है घरेलू यानी घर में। तो घर में अगर आपके घर की बात की जाए तो आपके परिवार में आपकी परिवार की जो या घर की जो सीमा होती है, जितना आपका घर है उतनी आपकी सीमा है। लेकिन यहाँ पे हम राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो जो किसी देश की राष्ट्रीय सीमा होगी या जो किसी देश की भौगोलिक जो क्षेत्र होगा, तो किसी देश के भौगोलिक क्षेत्र में या किसी देश के सीमा में कुल वस्तुओं या सेवाओं का जितना भी उत्पादन किया जाता है उनका अंतिम मूल्य ही क्या कहलाता है? उस देश की जीडीपी कहलाती है। किसी देश की सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का अंतिम मूल्य। वित्तीय वर्ष जो बजट वर्ष होता है, जैसे भारत का है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो इस वित्तीय वर्ष में जो उत्पादित वस्तु या सेवाएं हैं उनका जो अंतिम मूल्य होता है वो उस देश की जीडीपी कहलाती है। लेकिन विशेष बात क्या है इसमें? देखो, इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इसी परिभाषा में छिपे हुए हैं। अभी विद एग्जांपल इसको आपको समझाया जाएगा। देखो क्या लिखा है इसमें, किसी देश की सीमा में। तो मानो देखो ये है भारत का मैप इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि किसी देश की सीमा, तो जो भारत की जो भी ये भौगोलिक क्षेत्र, भारत का भौगोलिक सीमा है, तो इसके अंतर्गत जितना भी उत्पादन होगा वो क्या कहलाएगा? भारत की जीडीपी कहलाएगी। अब देखो ये तो भारत की भौगोलिक सीमा है, जो स्थलीय सीमा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, माना जो ये समुद्र है, जो भारत है वो तीनों ओर से यहाँ पे समुद्र से घिरा हुआ है। तो क्या जो समुद्र में यहाँ पे उत्पादन हो रहा है, या समुद्र में जो भी उत्पादन या वस्तुओं या सेवाओं का जो भी उत्पादन हो रहा है, माने यहाँ पे कोई मछुआरा जाता है, वो मछलियां पकड़ता है, तो क्या वो भारत की जीडीपी में शामिल किया जाएगा? क्योंकि ये तो भारत की सीमा के बाहर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, हर देश की एक निश्चित समुद्री सीमा भी होती है। तो यहाँ से लगभग 200 NM यानी 200 नॉटिकल मील, ये क्या होती है? समुद्री सीमा होती है। और जो एक नॉटिकल मील इक्वल टू होता है 1.8 किलोमीटर। तो 200 नॉटिकल मील यानी यहाँ पे अगर एक किलोमीटर की बात करें, 200 नॉटिकल मील, तो ये हो जाएगा आपका 370.4 किलोमीटर। तो भारत की इस स्थलीय सीमा से लेकर 200 नॉटिकल मील तक जो समुद्री सीमा है, वहां तक जो भी उत्पादन होगा वो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादन माना जाएगा। तो ये भारत की क्या हो जाएगी? ये समुद्री सीमा हो जाएगी। हर देश में यही होता है। तो यहाँ पर कोई मछुआरा अगर मछली पकड़ता है तो वो भी भारत की जीडीपी में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो 200 नॉटिकल मील जो भी समुद्री सीमा है वो भी भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ही आएगी, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में ही आएगा। और भारत की सीमा या भौगोलिक क्षेत्र में जो भी उत्पादन होता है वस्तुओं का या सेवाओं का, वो जीडीपी में आता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं भौगोलिक क्षेत्र की। भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? एक तो समुद्री सीमा मैंने आपको बता दी है। देखो ये तो है ही, ये तो आप तो जो आंतरिक सीमा ये तो आप सभी जानते हैं, यानी जो सीमा दिख रही है उसके अंतर्गत जो भी उत्पादन होगा वो उस देश की सीमा में उत्पादन हुआ माना जाएगा। तो ये तो जीडीपी के अंतर्गत आएगा ही आएगा, चाहे वो यहाँ पे उत्तराखंड में हो, चाहे वो यहाँ पे गुजरात में हो, चाहे वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो उधर केरला में हो। कहीं भी अगर भारत की सीमा में उत्पादन हुआ है वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, वो जीडीपी माना जाएगा भारत की। लेकिन साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे समुद्री सीमा 200 नॉटिकल मील। उसके बाद अगर भारत का कोई अंतरिक्ष यान या भारत का कोई उपग्रह वो अंतरिक्ष में भेजे गए भारत के द्वारा अंतरिक्ष में, तो अगर वहां से वो कुछ पैसे कमा के देता है, कुछ उत्पादन करता है, तो देखो इस अंतरिक्ष यान या जो ये उपग्रह भारत द्वारा भेजा गया है, इसका ये कहाँ बनाया गया? भारत में बनाया गया, तभी तो ये भारत द्वारा वहां भेजा गया। तो उसका जो भी वो उत्पादन करेगा, जो भी वो पैसे कमा के देगा, वो भी भारत की जीडीपी में शामिल किया जाएगा। उसके बाद अगर तीसरा पॉइंट में यहाँ पे बताऊं, तो जो भी जहाज होते हैं, जहाज या वायुयान, तो चाहे वो ये कोई जहाज यहां से क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है, और ये
इस जो भारत की समुद्री सीमा इससे अगर बाहर भी चला गया, इधर इधर होके कुल मिला के यहाँ, तो इसमें जितना भी खर्चा हुआ वो उसमें पहले ही एडवांस फिक्स किया जाता है जब वो जहाज अपनी यात्रा आरंभ करता है। तो सारा का सारा खर्चा वो यहाँ से पहले ही क्या किया जा चुका है, उसमें निर्धारित किया जा चुका है। तो चाहे वो अगर भारत की समुद्री सीमा से बाहर भी जा चुका है और वहां पर उस पर जो भी खर्चा हुआ, जिस भी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन हुआ, वो भी भारत की जीडीपी में सम्मिलित किया जाएगा। और चौथा पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो राजदूत होते हैं किसी विदेश में, प्रत्येक देश के राजदूत होते हैं अन्य देशों में, तो उन राजदूतों की सैलरी किसके द्वारा दी जाती है? उस देश की सरकार द्वारा दी जाती है जिस देश का वो राजदूत है। जैसे भारत का राजदूत माना अमेरिका में है, तो उसकी सैलरी कौन दे रहा है? भारत दे रहा है। उसको ट्रेनिंग किसने दी? भारत ने दी। तो कुल मिला के राजदूत भी किस में आते हैं? ये भी आते हैं आपके जीडीपी में। ये सारे यहाँ पे जो ये भारत के भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं। समुद्री सीमा हो गया, अंतरिक्ष हो गया, जहाज वायुयान, राजदूत, ये सारे भौगोलिक क्षेत्र में आ रहे हैं। और इन सब में जो भी वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, क्योंकि ये राजदूत भी क्या कर रहा है? सेवा का उत्पादन कर रहा है, सेवा दे रहा है। लेकिन इस सेवा के बदले जो सैलरी दी जा रही है वो किसके द्वारा दी जा रही है? तो वो भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। तो ये सारा का सारा किसमें शामिल किया जाएगा? भारत की जीडीपी में शामिल किया जाएगा। तो जीडीपी दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो जीडीपी होती है उसको निर्धारित किया जाता है। और जीडीपी एक्चुअल में होती क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, यानी किसी देश या किसी राष्ट्र की सीमा में, भौगोलिक क्षेत्र में जितना भी उत्पादन हुआ है वस्तुओं और सेवाओं का, उसे उस देश की जीडीपी कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे जीडीपी की गणना के बारे में। किस प्रकार से हम जीडीपी की गणना कर सकते हैं? तो जीडीपी की गणना हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो करंट प्राइस यानी चालू कीमतों पर, और दूसरी हम गणना कर सकते हैं कांस्टेंट प्राइस यानी स्थिर कीमतों पर। चालू कीमत जो वर्तमान में कीमत चल रही है किसी भी वस्तु की, और स्थिर कीमत या कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? ये एक आधार वर्ष माना जाता है। किसी वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है। जैसे भारत का जो आधार वर्ष है वो है वित्तीय वर्ष 2011-12। तो 2011-12 में जो कीमत रही होगी तो उसे कहा जाता है स्थिर कीमत। तो एक्चुअल जो जीडीपी होती है, जो किसी देश की जीडीपी की गणना की जाती है, वो इसी स्थिर कीमत यानी कांस्टेंट प्राइस पर उसकी गणना की जाती है। भारत की जीडीपी, जो वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है, वो किस आधार पर की जाती है? इसी स्थिर कीमतों पर, जो कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में कीमत रही होगी। तो यह समझना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चालू कीमत पर किस प्रकार से जीडीपी की गणना होती है, और जीडीपी चालू कीमत पर ज्यादा ग्रोथ क्यों करती है, ज्यादा मतलब ऊपर क्यों जाती है? क्योंकि जीडीपी चालू कीमत पर बहुत ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल अगर स्थिर कीमतों पर निकाली जाए तो वो कम हो जाती है। तो वास्तविक जीडीपी कौन होती है? और यहाँ पे ये समझना आपके लिए दोनों अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि इसके बाद अगर आप जीएनपी के बारे में हम आपको बताएंगे और नेशनल इनकम के बारे में जब आपको बताया जाएगा, तो दोनों आपको जीएनपी भी और नेशनल इनकम भी, इनकी गणना आप दो प्रकार से यानी चालू कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर करेंगे। और इन दोनों का प्रभाव, चालू कीमतों का और स्थिर कीमतों का समान प्रभाव होता है जीडीपी पर भी, जीएनपी पर भी और नेशनल इनकम पर भी। तो किस प्रकार इफेक्ट डालेंगे यहाँ पे आपको अच्छे से अभी समझना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चालू कीमतों पर जीडीपी, जीडीपी एट करंट प्राइस। माना हम यहाँ पे प्रत्येक वर्ष की जीडीपी के बारे में गणना करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है वर्ष, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है उत्पादन। उत्पादन ये हो गया प्राइस, प्राइस, और ये हो गया जीडीपी विद एग्जाम्पल। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये मैं अभी एट करंट प्राइस पे निकाल रहा हूं, ठीक है। क्या इफेक्ट पड़ता है चालू कीमत का और कांस्टेंट प्राइस का जीडीपी पर। माना 2011 की बात करें, 2011 और 12 की, इस वित्तीय वर्ष की बात करें, इसको मैंने सबसे पहले इसलिए लिया क्योंकि ये आधार वर्ष माना जाता है। इसी आधार वर्ष की कीमतों को देखकर कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी की गणना की जाती है भारत में। तो 2011-12 में माना हमने गेहूं का उत्पादन किया 10 केजी, 10 केजी। हम जीडीपी किसकी निकाल रहे हैं? गेहूं की। 10 केजी गेहूं का हमने उत्पादन किया और 1 केजी गेहूं की कीमत थी
10 रुपए। तो 10 केजी की क्या हो जाएगी? 100 रुपए हो जाएगी। 1 किलो की जब 10 रुपए है तो 10 केजी की क्या हो जाएगी? 100 रुपए। तो 100 रुपए अभी हमारी क्या है? जीडीपी है। फिर 2012-13 की अगर बात करें वित्तीय वर्ष, तो हमने क्या किया? जो उत्पादन किया वो उतना ही किया, 10 केजी। लेकिन यहाँ पे जो करंट प्राइस है इस वर्ष का, देखो करंट प्राइस में होता क्या है, उस वर्ष की जो चालू कीमत है, उस वित्तीय वर्ष की जो चालू कीमत है उसको आधार माना जाता है। उत्पादन तो माना ही जाता है आधार, लेकिन जो उस वर्ष का चालू कीमत है उसको भी माना जाता है। तो इस वर्ष जो चालू कीमत है, जो प्राइस है, वो प्राइस बढ़ चुका है। तो प्राइस कितना हो गया है? 12 रुपए। तो यहाँ पे अभी जीडीपी कितनी दिखाएगा? 1 किलो का 12 रुपए, तो 10 किलो का हो जाएगा 120 रुपए। अब बात करेंगे 2000 माना 20-21 की, तो यहाँ पे हमने उत्पादन किया 9 केजी। देखो उत्पादन यहाँ पे घट चुका है, और जो प्राइस हमने क्या कर दिया, प्राइस अभी कितना है? वो है 15 रुपए, जबकि प्राइस यहाँ पे बढ़ चुका है, कीमत बढ़ चुकी है गेहूं की पर किलो। तो यहाँ पे 9 गुणा 15 हो जाएगा, 145 रुपए जीडीपी आ जाएगी। और 2021-22 की अगर हम बात करें, ये मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने उत्पादन किया केवल 5 किलो और प्राइस बढ़ा दिया प्रति किलो गेहूं का, वो बढ़ चुका है 30 रुपए। तो यहाँ पे जीडीपी दिखाएगा 150 रुपए। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जीडीपी जब हम चालू कीमतों पर यानी एट करंट प्राइस पर निकालते हैं, जो उस वित्तीय वर्ष में उस वस्तु की जो लागत है, उस वस्तु की जो कीमत है, तो हमें लगता तो यह है कि जीडीपी बढ़ रही है। देखो यहाँ पे जीडीपी 2011-12 में 100 रुपए थी, 2012-13 में 120 हो गई, 2020-21 में 145 हो गई, और 2021-22 वित्तीय वर्ष में 150 रुपए हो गई। लेकिन क्या वास्तव में जीडीपी यानी जो सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का मतलब क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, यानी उत्पादन बढ़ना चाहिए, तभी उस देश की स्थिति में बदलाव होगा, विकास होगा, तभी उस देश की जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे उत्पादन देखो 10 किलो, 9 किलो और 5 किलो, उत्पादन सीधा आधा हो गया, लेकिन यहाँ पे फिर भी लग रहा है कि जीडीपी बढ़ रही है। तो एक्चुअली दोस्तों ये जीडीपी नहीं बढ़ती है, बल्कि ये प्राइस बढ़ा है, रेट बढ़ा है, लागत बढ़ी है वस्तु की, उत्पादन हमने कम जी किया है। तो यानी जीडीपी एक्चुअल में बढ़ी नहीं है, बल्कि वो प्राइस बढ़ने के कारण ऐसा लग रहा है कि जीडीपी बढ़ रही है। तो यह लोक कल्याण के लिए अच्छा नहीं माना जाता है अगर करंट प्राइस पर जीडीपी निकाली जाए। अगर आज भी करंट प्राइस पर जीडीपी निकाली जाए तो जीडीपी लगेगा यार कि इस देश की जीडीपी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल जो उत्पादन हुआ है उस देश में, क्या वो उत्पादन उस स्तर का हुआ है या नहीं हुआ है? तो उत्पादन को ध्यान में रखकर ही यहाँ पे वास्तविक जीडीपी का पता लगाया जा सकता है। अगर उत्पादन बढ़ता है किसी देश का तो उस देश की जीडीपी बढ़ती है। तो करंट प्राइस पर आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो करंट प्राइस में जीडीपी निकाली जाती है उस वित्तीय वर्ष की, उस वस्तु की लागत है जो उस वित्तीय वर्ष में, उसके आधार पर निकाली जाती है। और जीडीपी में जो कीमतों में जो ये वृद्धि हो रही है, देखो जीडीपी में वृद्धि हो रही है ना, 100 से 150 तक बढ़ चुका है, तो ये वृद्धि दिखाई जाती है, लेकिन ये एक्चुअली होता है क्या है? ये लागत में वृद्धि होती है, उत्पादन में कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है। तो आप लिख सकते हैं कि जीडीपी में वृद्धि कीमतों में वृद्धि के कारण होती है, यद्यपि उसमें क्या होता है? उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। उसके बाद ये लोक कल्याण के लिए अच्छा सूचक नहीं है, क्योंकि इसमें लोगों के लिए महंगाई बढ़ रही है, उत्पादन तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो करंट प्राइस पर आप जीडीपी की गणना अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि कांस्टेंट प्राइस पर। तो कांस्टेंट प्राइस पर होता क्या है, वही हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। ये हो गया वर्ष, ये हो गया उत्पादन, ये हो गया प्राइस, और ये हो गया जीडीपी। वही एग्जांपल उसी प्रकार से हम लेंगे यहाँ पे। वित्तीय वर्ष 2011-12 आधार वर्ष इसी को लिया जाता है अभी वर्तमान में, ठीक है। ये आपको नोट करना है कि जीडीपी की गणना में या जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है उसमें कांस्टेंट प्राइस किस वर्ष के आधार पर लिया जाता है, तो वो लिया जाता है 2011-12। तो 2011-12 में हमने उत्पादन किया 10 किलो गेहूं का और इसका मूल्य था 20 रुपए। तो अब यहाँ पे स्थिर कीमत यानी प्राइस प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्या होगी, यही मानी जाएगी, क्योंकि इसलिए इसको आधार वर्ष माना जाता है, आधार वर्ष। तो यहाँ पे 20 × 10, क्योंकि 1 किलो की कीमत 20 रुपए, तो 10 किलो की हो जाएगी 200 रुपए, ये हो जाएगी 200, ठीक है। फिर हमने वित्तीय वर्ष 2000
12-13 की बात की तो उत्पादन हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है 15 केजी। तो प्राइस क्या है, वही है, कांस्टेंट प्राइस पर हम निकाल रहे हैं स्थिर कीमतों पर वित्तीय वर्ष के आधार पर। और वित्तीय वर्ष का आधार किस हिसाब से किया जाता है, जिस वर्ष देश ने अधिक प्रगति की हो, जिस वर्ष जीडीपी में अच्छा सुधार आया हो, तो उस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है। तो 12-13 वित्तीय वर्ष हमने लिया है, 15 केजी हमने उत्पादन किया है, 20 रुपए कांस्टेंट वही इसकी कीमत है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, 15 गुणा 20 ये हो जाएगा 300। तो जीडीपी में ग्रोथ आ गई है। और ग्रोथ क्यों आई है, देखो हमने लागत तो बिल्कुल नहीं बढ़ाई, लागत हमने वही रखी है, लेकिन हमने उत्पादन ज्यादा किया है। तो जब जितना उत्पादन ज्यादा होगा उतना जीडीपी में वास्तविक प्रभाव दिखेगा कि जीडीपी बढ़ रही है। फिर अगर हम सीधे 2021-22 का एग्जाम्पल देते हैं, हाँ माना हमने यहाँ पे उत्पादन कितना किया है, 20 केजी कर लिया है और बढ़ा दिया हमने, तो कीमत वही है और यहाँ पे हमारी जीडीपी बिल्कुल क्या हो गई है, दुगनी बढ़ चुकी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों यहाँ पे स्थिर कीमतों पर जो जीडीपी की गणना की जाती है वही वास्तविक जीडीपी मानी जाती है, जबकि चालू कीमतों पर जीडीपी में ग्रोथ या वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन उसका कारण क्या हो सकता है, प्राइस में वृद्धि हो सकता है। लेकिन जब हम प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं तो तब हमें वास्तविक पता चलता है कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है या जीडीपी घट रही है। तो अगर उत्पादन बढ़ेगा तो कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी हमेशा बढ़ेगी, और उत्पादन घटेगा तो कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी हमेशा घटेगी। देखो यहाँ पे माना मैं 2019-20 की बात करता हूँ, यहाँ पे हमने उत्पादन मात्र 5 केजी किया, तो कांस्टेंट प्राइस वही है 20 रुपए प्रति किलो, तो यहाँ पे 100 रुपए आ जाएगा। जीडीपी घट गई क्योंकि हमने उत्पादन घटा दिया है। तो उत्पादन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी। तो जो स्थिर कीमतों पर जीडीपी की हम गणना करते हैं, यह वास्तविक विकास का सही सूचक माना जाता है। यानी वास्तविक विकास जो हो रहा है, वास्तविक जीडीपी में जो ग्रोथ हो रही है, उसका पता हमें किस प्रकार से चलेगा, जब हम कांस्टेंट प्राइस यानी स्थिर कीमतों पर जीडीपी की गणना करेंगे। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये जीडीपी की गणना वाले पेज का, क्योंकि ऊपर यहाँ पे कैमरा था, शायद ये यहाँ पे दिखा नहीं होगा आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे चालू कीमतों पर जब जीडीपी की गणना की जाती है तो उस समय उत्पादन भी उसी वित्तीय वर्ष का माना जाता है और प्राइस भी उसी वित्तीय वर्ष का, लागत जो उसी वित्तीय वर्ष की मानी जाती है। जबकि कांस्टेंट प्राइस पर जब जीडीपी की गणना की जाती है तो उत्पादन तो उसी वित्तीय वर्ष का माना जाता है, लेकिन जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी आधार वर्ष 2011-12 का प्राइस माना जाता है। इसलिए यहाँ पे आपको 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए दिख रहा होगा, क्योंकि प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है, स्थिर है, और किस वित्तीय वर्ष के आधार पर वो लिया गया है, आधार वर्ष 2011-12। आधार वर्ष किसे माना जाता है, 2011-12 को। अब यहाँ पे चाहे जीएनपी आए, चाहे वो राष्ट्रीय आय की गणना हो, तो राष्ट्रीय आय की गणना भी हम जब करेंगे तो वहां पे भी वो दो प्रकार से हम कर सकते हैं। तो चालू कीमतों पर नेशनल इनकम ज्यादा दिखाई जा सकती है, लेकिन वो चालू कीमतों पर दिखाई जा रही है। लेकिन अगर स्थिर कीमतों पर हम नेशनल इनकम के बारे में गणना करेंगे तो एक्चुअल हमें पता चलेगा कि राष्ट्रीय आय क्या है। उसी प्रकार से जीएनपी, उसकी गणना भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जीडीपी की गणना जो दो प्रकार से हमने की उसको समझने में। अब बात करते हैं दोस्तों एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अभी तक हमने जीडीपी की बात की, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, और अब हम बात करेंगे एनडीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में। तो क्या अंतर है जीडीपी और एनडीपी में? देखो जब भी आपको शुद्ध शब्द देखने को मिलेगा तो शुद्ध यानी आप बिल्कुल शुद्ध निकाल रहे हैं, तो शुद्ध निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सकल घरेलू उत्पाद यानी जो जीडीपी थी, तो जीडीपी में हमने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद यानी उस देश की सीमा में जितना भी उत्पादन हुआ है, संपूर्ण उत्पादन हमने जीडीपी में शामिल किया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी वस्तु होगी, जब कोई वस्तु बनती है तो उसका कहीं ना कहीं मूल्यह्रास भी होता है। तो मूल्यह्रास में या मूल्य में जो गिरावट आती है उसको अगर हम माइनस करते हैं सकल घरेलू उत्पाद से मूल्यह्रास, तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद देखने को मिलेगा। यानी शुद्ध को प्राप्त करने के लिए हमें सकल में से घटाना है मूल्यह्रास को। मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन,
मूल्यह्रास को हमें घटाना है सकल से, तब जाके हमें शुद्ध आय प्राप्त होगी। लेकिन शुद्ध घरेलू उत्पाद या एनडीपी को समझने से पहले आपको मूल्यह्रास क्या होता है ये समझना आपके लिए अति आवश्यक है। तो क्यों ना हम पहले मूल्यह्रास यानी डिप्रेसिएशन के बारे में चर्चा करें। क्या होता है डिप्रेसिएशन यानी मूल्यह्रास? तो वस्तु के मूल्य में होने वाली घिसावट या गिरावट ही क्या कहलाती है? उस वस्तु का मूल्यह्रास कहलाता है। और मूल्यह्रास की गणना हम कैसे करते हैं, कैसे हम निकालते हैं मूल्यह्रास को? तो वस्तु की आय अपॉन जीवन काल। वस्तु की आय जो वस्तु की कीमत है, जो वस्तु की लागत है। माना ये देखो, ये मेरे हाथ में आपको पेन दिख रहा होगा। अब इस पेन की आय सपोज 200 रुपए है। सपोज के इस पेन की कीमत लगभग ऐसी है 100 या 200 रुपए, क्योंकि ये इंक वाला पेन नहीं है और इसमें नीचे स्लेट जो एक यहाँ पे स्लेट है उस पर लिखा जा रहा है, फिर आपकी स्क्रीन पे वो दिखाई दे रहा है। तो इसकी कीमत है 200 रुपए और इसका जीवन काल ये कम से कम चलेगा लगभग आपके 5 साल, क्योंकि इंक तो इसमें है नहीं कि खत्म हो जाएगी, ये लगभग आपका चलेगा 5 साल। तो अब देखो, इसका मैं अगर मूल्यह्रास निकालूं तो मूल्यह्रास, ये मेरे हाथ में जो पेन आपको दिख रहा है उसका मूल्यह्रास किसका? पेन का। वस्तु की आय यानी इस पेन की आय या कीमत कितनी है? तो वो है 200 रुपए और ये चलेगा लगभग आपका 5 साल, क्योंकि प्रत्येक साल ये घिस भी तो रहा है, घिसावट इसमें हो रही है। तो घिसावट जब हो रही है तो इसके मूल्य में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को आपको मिल रही है। इसकी जो एक पिन है नीचे, ये इसमें कहीं ना कहीं घिसावट होगी और जब इसके 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो ये पूरा घिस जाएगा और पेन खत्म हो जाएगा। तो अब देखो, ये इसकी आय थी, इसकी कुल कीमत थी और अपॉन जीवन काल, तो ये आ गया आपका, ये कितना आ जाएगा? 200 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 40। तो कुल मिला के देखो, 200 इसकी कीमत थी और 5 साल ही चला, 5 साल में ये समाप्त हो चुका है। तो ऐसा तो हुआ नहीं कि ये 5वें साल ही एकदम से पूरा घिस गया और 5वें साल ही समाप्त हुआ। प्रत्येक साल ये घिस रहा है और प्रत्येक साल जब इसमें घिसावट हो रही है, यानी प्रत्येक साल इसकी कीमत में कुछ ना कुछ कमी आ रही है। पहले साल इसकी 200 रुपए कीमत थी, अगले साल इसकी कीमत क्या रह जाएगी? 40 आपको माइनस करना है। प्रत्येक साल ये 40 रुपए घिस रहा है, क्योंकि देखो 5 साल में 200 रुपए समाप्त हो गए। ये 200 रुपए का है ना, तो 5 साल इसकी जीवन काल है इसका, तो 5 साल में ये 200 रुपए का जो पेन था ये समाप्त हो जाएगा। तो अब ऐसा तो नहीं कि 5वें साल ही ये पूरा समाप्त हुआ, प्रत्येक साल इसमें कुछ ना कुछ घिसावट देखने को मिल रही है। तो एक साल की अगर घिसावट की कीमत निकालें तो 200 अपॉन 5 ये हो जाएगा 40 रुपए। यानी इसकी एक साल में कितना इसमें घिसावट आई, इसके मूल्य में कितना ह्रास हुआ, मूल्य में कितनी कमी आई या मूल्य में कितनी गिरावट आई, तो वो आई एक साल में 40 रुपए। तो ये होता है मूल्यह्रास। तो प्रत्येक वस्तु का मूल्यह्रास आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो मूल्यह्रास होता है प्रत्येक वस्तु का, उसे निर्धारित कौन करती है? सरकार मूल्यह्रास को निर्धारित करती है। और भारत में मूल्यह्रास का निर्धारण कौन करता है? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ये इस मूल्यह्रास का निर्धारण करता है। एक बार आप दोबारा लिख सकते हैं इसको कि भारत में मूल्यह्रास का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि मूल्यह्रास आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे एनडीपी के बारे में चर्चा कर रहे थे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद हमें कितना हुआ है। तो माना हमने किसी वस्तु का उत्पादन किया है, किसी वस्तु का हमने उत्पादन किया है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे दूं, मैंने यहाँ पे 10 केजी गेहूं का उत्पादन किया है एक वर्ष में। लेकिन इस 10 केजी गेहूं का उत्पादन करते करते मैंने जिन वस्तुओं का प्रयोग किया, मैंने हल का प्रयोग किया और हल वो घिसते घिसते क्या हो गया, हर महीने मैंने हल लगाया और घिसते घिसते उस हल की जो कीमत है वो हल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। तो उत्पादन में कहीं ना कहीं वो गेहूं के उत्पादन में वो हल नष्ट हुआ है। तो उस हल की जो क्षति हुई है, उसके जो मूल्य में ह्रास हुआ है, वो मैं कहां से भरूंगा? वो इस कीमत से ही भरूंगा, इस जो ये गेहूं की कीमत है। तो इस 10 रुपए, जो 10 केजी गेहूं है, माना इनकी कीमत कितनी है? 1000 रुपए है और मेरा जो हल है वो 100 रुपए का था, 100 रुपए की उसमें मूल्य ह्रास हो चुका है। तो मेरी जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद जो मैंने किया, क्योंकि 1000 रुपए का मैंने उत्पादन किया था, ये मेरी कुल जीडीपी थी, कुल जो गेहूं का उत्पादन किया, लेकिन 100 रुपए मैंने मूल्य ह्रास भी कर दिया है जब मैंने इन गेहूं का उत्पादन किया। तो माइनस इसमें 100 कर देंगे तो अब ये बच जाएगा 900। तो मुझे जो यहाँ पे मेरी जो एनडीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध गेहूं का उत्पादन जो मैंने किया, वो मैंने किया 900 रुपए का।
क्योंकि 100 रुपए का मैंने जो उसमें हल मैंने जो जोता वहां पे, वो हल घिस चुका है। उस हल के मूल्य में ह्रास हो चुका है, मूल्य में कमी आ चुकी है, 100 रुपए की कमी। तो 100 रुपए की भरपाई कोई बाहर से आके तो मेरे को देगा नहीं। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे तरीके से दोस्तों समझ गए होंगे कि शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, जीडीपी क्या होता है। जीडीपी में मूल्यह्रास को नहीं घटाया जाता है। जीडीपी में आपकी कुल जो आपने उत्पादन किया है वो आपका जीडीपी कहलाएगा। इसमें जो 1000 रुपए है, मैंने 10 केजी गेहूं का उत्पादन किया एक साल में, तो जो ये 1000 रुपए है, 10 किलो गेहूं की कीमत 1000 रुपए, ये मेरी कुल जीडीपी हुई। लेकिन इसमें मैंने मूल्यह्रास नहीं घटाया और मेरा एक साल में मूल्यह्रास हुआ है जब मैंने इस गेहूं का उत्पादन किया है, वो हुआ है 100 रुपए। तो मूल्यह्रास को घटाओ जीडीपी में से, तो कुल आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध जो आय है आपकी, वो आपकी प्राप्त हो जाएगी। एक एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दूसरा दे रहा हूं आपकी पढ़ाई से संबंधित। माना आपने पढ़ाई की 6 घंटे, 6 घंटे आपने क्या कर दी, पढ़ाई कर दी। तो आपने जो कुल पढ़ाई की वो 6 घंटे कर दी क्या, लेकिन आपने क्या 6 घंटे लगातार पढ़ाई की? बिल्कुल हो ही नहीं सकता है कि 6 घंटे आप पढ़ाई कर दो लगातार। तो आपने इन 6 घंटों में क्या किया, आपने कह तो दिया कि मैंने 6 घंटे पढ़ाई की, लेकिन 6 घंटे में आपने बीच में 10 मिनट क्या कर दिया, खाना खाया, खाना खाया, ठीक है। फिर आपने 20 मिनट अपना मोबाइल छेड़ दिया, मोबाइल, और 30 मिनट आप बीच में घूमने चले गए। लेकिन आपने बोल क्या दिया कि मैंने 6 घंटे पढ़ाई कर दी, क्योंकि ये काम आपने बीच में पढ़ाई से निकालकर ये कर दिया। तो देखो 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट, 1 घंटा आपने एक्स्ट्रा काम में लगा दिया, लेकिन आपने उसको भी गिन लिया पढ़ाई में। तो लेकिन शुद्ध जो आपने पढ़ाई की, शुद्ध पढ़ाई आपकी हुई, शुद्ध पढ़ाई, तो टोटल पढ़ाई आपने 6 घंटे की और 1 घंटे आपने इसी 6 घंटों में से बाहर निकाल दिया, तो 6 - 1 शुद्ध पढ़ाई आपकी हो गई 5 घंटा। बस इसी प्रकार से आपको शुद्ध घरेलू उत्पाद और जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में अंतर समझना है। टोटल पढ़ाई यानी टोटल घरेलू उत्पाद, ये आपकी जीडीपी हुई। यहाँ पे उत्पाद नहीं, अभी यहाँ पे इसको पढ़ाई मानो, ठीक है। टोटल पढ़ाई ये आपकी जीडीपी हुई, और टोटल पढ़ाई में से जो आपका समय वेस्ट हुआ, यानी जो मूल्यह्रास हुआ समय में, 1 घंटा वो आपने निकाल दिया, तो बचा 5 घंटा, ये आपकी हुई शुद्ध पढ़ाई यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डी, डी यहाँ पे क्या है, मूल्यह्रास है। शुद्ध घरेलू उत्पाद इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। सकल घरेलू उत्पाद में जब आप मूल्यह्रास निकालोगे, मूल्यह्रास घटाओगे, तो आपको शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। उम्मीद करें कि एनडीपी इसके बाद आप नहीं भूल पाओगे। अब आता है दोस्तों जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब यहाँ पे इसको एन शब्द से आपको यानी राष्ट्रीय यानी नेशनल से आपको इसको समझना है। इसी शब्द से नेशनल यानी राष्ट्र, राष्ट्र यानी राष्ट्र। तो राष्ट्र के जो नागरिक हैं, राष्ट्र के नागरिक कौन होते हैं, जिनके पास उस देश की नागरिकता होती है। तो राष्ट्र देश के नागरिकों द्वारा देश व विदेश में उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य या वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसे कहा जाता है जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखो जीडीपी में क्या था, उस देश की सीमा में। जीडीपी में आपने देखना था सकल घरेलू, घरेलू यानी सीमा, घर की सीमा, देश की सीमा आपने वहां पे देखनी थी। देश की सीमा में जितना भी उत्पादन हुआ वो उस देश की जीडीपी कहलाइए, जबकि राष्ट्र के नागरिकों द्वारा जितना कुल उत्पादन हुआ वो उस देश का जीएनपी कहलाता है। अब ये देखो यहाँ पे ये हो गया भारत का मैप। यहाँ पे क्या है, भारत के जितने भी नागरिक हैं उन्होंने यहाँ पे उत्पादन किया। यहाँ पे उत्तराखंड या यहाँ महाराष्ट्र या केरल में जहां जहां भी भारत के नागरिक हैं उन्होंने जो भी उत्पादन किया वो जीएनपी में आएगा। लेकिन कुछ नागरिक जो देश के बाहर काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था खुली अर्थव्यवस्था है। खुली अर्थव्यवस्था में इस देश के नागरिक बाहर जा सकते हैं काम करने के लिए, बाहर के नागरिक इस देश में आ सकते हैं काम करने के लिए। तो यहाँ के नागरिक गए यहाँ से कहीं बाहर दूसरे देश में, माने यहाँ पे चीन है, ठीक है, चीन में चले गए काम करने। तो इन नागरिकों ने
चाइना में जितना भी उत्पादन किया वस्तु और सेवा का, उससे इनको जो कमाई हुई वो कहाँ भेजेंगे, कहाँ लाएंगे, भारत में लाएंगे। तो भारत की जीएनपी है वो इसमें जुड़ जाएगी। तो यानी देश के नागरिक, चाहे वो देश के अंदर हैं, देश की सीमा में है या देश की सीमा के बाहर अन्य देशों में है, उनके द्वारा कुल सेवाओं या वस्तुओं का जो उत्पादन होता है उसे कहा जाता है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादन, जिनके पास भारत की नागरिकता है उनके द्वारा जो भी उत्पादन किया गया है, चाहे वो वस्तुओं का चाहे वो सेवाओं का, उसे कहा जाता है उस देश की जीएनपी। जबकि जीडीपी में क्या था, जीडीपी में था देश की सीमा के अंदर, और वहां पे नागरिकता नहीं दी गई थी, नागरिकों के लिए वहां पे कुछ नहीं दिया गया था। यानी जीडीपी में जितना भी उत्पादन हुआ है, अब जीडीपी में देश की सीमा में उत्पादन, विदेशी कंपनियां जो यहाँ पे भारत में आई है, माना चीन की कोई कंपनी है वो भारत में आई है और यहाँ पे वो जो भी उत्पादन करेगी वो भारत की सीमा में करेगी। तो भारत की सीमा में जितना भी उत्पादन हुआ है, चाहे वो भारत के नागरिकों द्वारा या विदेशी नागरिकों द्वारा या चाइना के कंपनी द्वारा, वो उत्पादन जीडीपी में गिना जाएगा, जीडीपी में वो उसकी गणना की जाएगी। तो क्या ये वास्तविक आय है भारत की? नहीं, क्योंकि जो चाइना की कंपनी है ये उत्पादन तो यहाँ करेगी, लेकिन जो कमा कर ले जाएगी वो कहाँ ले जाएगी, अपने देश ले जाएगी। तो एक्चुअल जो इनकम, जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो जीएनपी से ही की जाती है, क्योंकि जीएनपी में भारत के नागरिकों ने जो उत्पादन किया है देश में और विदेश में। तो अब जीएनपी की हम गणना कैसे करेंगे, जीएनपी को निकालेंगे कैसे? तो जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में जो विदेशियों द्वारा अर्जित किया गया आय है, अर्जित की गई इनकम है हमारे देश में, उसको घटाना है, जबकि विदेश में जो हमारे देश के नागरिकों ने अर्जित की है इनकम, अर्जित की है आय, उसको जोड़ना है जीडीपी में, तब जाके हमें जीएनपी प्राप्त होती है। तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स यहाँ पे क्या है, भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित आय। जो यहाँ से ये भारत का नागरिक गया है चाइना में, यहाँ पर माना उसने कितने रुपए कमाए, इसने कमाए 500 रुपए। जो भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक एक्स यहाँ पे क्या है, भारत का नागरिक है, जबकि यहाँ पे अच्छा एम है, ठीक है, ये एम है यहाँ पे, एक्स माइनस एम। एम क्या है, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय। विदेश यहाँ पे क्या है, चाइना, विदेश है दूसरा देश है, चाइना की कंपनी यहाँ पे, एम कंपनी यहाँ पे भारत में आई और भारत से उसने कितने रुपए कमाए, इसने 200 रुपए कमाए। तो देखो ये 200 रुपए यहां से बाहर ले जाएगा, लेकिन ये 200 रुपए हम जीडीपी में क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं। जीडीपी क्या होती है, हमारे देश की सीमा में जितना भी उत्पादन हुआ है, तो देश की सीमा में जितना भी उत्पादन हुआ है, ये 200 रुपए का उत्पादन कहाँ हुआ है, हमारे देश की सीमा में। जबकि जो 500 रुपए है, इनका उत्पादन कहाँ हुआ है, हमारे देश की सीमा के बाहर। तो 500 रुपए हम जीडीपी में नहीं जोड़ेंगे, बल्कि 200 रुपए हम क्या करेंगे, जीडीपी में जोड़ेंगे। तो ये 200 रुपए हम जीडीपी में एक्चुअली जोड़ चुके हैं। तो अब अगर हमें जीएनपी निकालना है, तो जीएनपी में हमेशा क्या होता है, राष्ट्र के नागरिकों द्वारा जो उत्पादन हुआ है, और ये 200 रुपए राष्ट्र के नागरिक द्वारा नहीं बल्कि विदेशी कंपनी ने यहाँ पे उत्पादन किया है, तो ये 200 रुपए हमें जीडीपी से घटाने होंगे। तो यहाँ पे जीएनपी इक्वल टू, माना हमारे देश की जीडीपी कितनी है अभी, 1000 रुपए है, 1000 रुपए, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। तो 200 रुपए किसके इसमें सम्मिलित हैं, इस कंपनी के, क्योंकि इसने भी 200 रुपए जो कमाए वो हमारे देश की सीमा में कमाए, वो जीडीपी हमने इंक्लूड किए। तो 1000 यहां पे हमने माइनस करने हैं ये 200, तो कितना आया 800। लेकिन हम जीएनपी निकाल रहे हैं, तो जीएनपी में जो हमारे देश के नागरिक हैं उन्होंने जो विदेश में पैसा कमाया है वो कितना कमाए, एक्स ने 500 रुपए। तो इस 800 में हमने 500 रुपए जोड़ना है, कितना हो गया 1300। तो देखो अभी भारत की जीएनपी क्या आ गई, 1300 आ गई। उम्मीद करते हैं कि इस एग्जाम्पल से आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जीएनपी में क्या अंतर है, जीडीपी में क्या अंतर है, और जीएनपी को किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है सीधा, जीएनपी इजकल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। माना जीडीपी कितनी है, वो है 500 रुपए देश की, प्लस जो एक्स है, जो भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित आय है, वो यहाँ पे अभी कितनी है 300 रुपए।
इसको मिटा दो, ठीक है। अब वो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था। और एम यहाँ पे क्या है, यानी विदेशी कंपनियों ने भारत में जो पैसा कमाया है, विदेश ले गए हैं, वो है 100 रुपए। तो क्या हो जाएगा, 500 प्लस 300 माइनस 100, ये हो जाएगा 200 इक्वल टू आ जाएगा 700। अब यहाँ पे जो ये 200 है ना, ये है शुद्ध साधन आय। शुद्ध साधन आय, शुद्ध साधन आय क्या होती है, इसमें हमने क्या करना होता है, शुद्ध साधन आय निकालने के लिए जो भारत का नागरिक है, जो विदेश में गया है, उसने कितना आय किया है, कितना उसने अर्न किया है, कितने उसने इनकम की है, या कितना उसने उत्पादन किया है, उसमें से किसको घटाना है, जो विदेशी कंपनियां जिन्होंने भारत में उत्पादन किया है। यानी शुद्ध साधन आय क्या होता है, एक्स माइनस एम। एक्स क्या होता है, भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित आय, और एम होती है विदेशी द्वारा भारत में अर्जित आय। तो यहाँ पे माना, देखो यहाँ पे 300 रुपए भारतीय नागरिक ने विदेश में कमाए थे और 100 रुपए विदेशी कंपनी ने भारत में कमाए थे। तो 300 भारत में आएंगे, लेकिन 100 रुपए भारत से बाहर भी जाएंगे। तो एक्चुअली भारत के पास कितना बचा, 200 रुपए बचा। तो ये है भारत की शुद्ध साधन आय। शुद्ध साधन आय भी यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं जीडीपी और जीएनपी के बारे में। तो माना सपोज किसी देश की जीएनपी है वो कम है जीडीपी से, तो वो देश विकासशील देश माना जाता है। जबकि जिस देश की जीएनपी ज्यादा होती है जीडीपी से, उस देश को कहते हैं विकसित देश। तो भारत की जो जीडीपी है वो जीएनपी से अधिक है, यानी भारत की जो जीएनपी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वो जीडीपी से कम है। तो चलो यहाँ पे आपको केस बता देते हैं कि क्या क्या केस होते हैं। माना सपोज जो जीएनपी है, किसी देश की जीएनपी वो अधिक है जीडीपी से। तो जीएनपी जीडीपी से अधिक कब होगी, जब जो एक्स की वैल्यू है, क्योंकि एक्स हम जोड़ रहे हैं और एम हम घटा रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, एक्स की वैल्यू अधिक होगी, क्योंकि एक्स हम जोड़ रहे हैं, एक्स की वैल्यू जितनी अधिक होगी उतना जीएनपी में क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो एक्स यहाँ पे क्या है, भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित आय। तो किसी देश के नागरिक अगर विदेश में ज्यादा आय कमाते हैं, ज्यादा आय अर्जित करते हैं, किसके कंपेयर में, जो उस देश में विदेशी कंपनियां आई हैं, जितना वो उत्पादन कर रही हैं, जितना वो आय अर्जित कर रही है, उसके मुकाबले अगर हमारे देश के नागरिक विदेश में आय अर्जित करते हैं उससे अधिक, तो हमारे देश की जीएनपी ज्यादा होगी जीडीपी के मुकाबले। तो जीएनपी जब ज्यादा होता है जीडीपी से, तो हमेशा एक्स की वैल्यू अधिक होती है और देश को लाभ प्राप्त होता है, देश को लाभ। तो देखो एग्जाम में क्या बन सकता है, कंडीशन आ सकती है कि केस 1 जीएनपी अगर ज्यादा है जीडीपी से, तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू अधिक होगी, एक्स की वैल्यू कम होगी, एक्स की और वाई, ये एम है यहाँ पे, ठीक है, ये एम है यहाँ पे, एक्स और एम की वैल्यू बराबर होगी, ये एक्स की वैल्यू 0 होगी। इस प्रकार से ऑप्शन आ सकते हैं। तो जीएनपी की वैल्यू जब भी ज्यादा होगी जीडीपी से, तो हमेशा इसका मतलब उसमें एक्स की वैल्यू अधिक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देते हैं, जीएनपी की वैल्यू कम है जीडीपी से जो भारत में है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, कम है। और अगर जीएनपी इक्वल टू जीडीपी हो गया, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद की वैल्यू बराबर आ गई, तो इसका मतलब एक्स व वाई बराबर हैं। तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा 0, तो फिर जीएनपी इक्वल टू जीडीपी आ जाएगा। और ये एग्जाम्पल किसका है, ये है बंद अर्थव्यवस्था का। जिन देशों में बंद अर्थव्यवस्था होगी वहां पर जीएनपी की वैल्यू, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वैल्यू सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होगी। या जिन देशों में क्या होगा, जो उस देश के नागरिक हैं वो विदेश में भी उतना ही पैसा कमा रहे हैं, जबकि विदेशी कंपनियां उस देश में उतना ही पैसा कमा रही है। दोनों बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट है, दोनों में समान वहां पे कुल मिला के वो भी विदेश से उतना ही पैसा ला रहे हैं जितना इस देश से विदेश में पैसा जा रहा है। तो फिर यहाँ पे जीएनपी और जीडीपी बराबर होगी। तो भारत में क्या है, भारत की जीएनपी जीडीपी से कम है, तो एक्स की वैल्यू, यानी जो भारत के नागरिक विदेश में हैं, तो भारत के कम नागरिक हैं विदेश में जो क्या कर रहे हैं, जो आय भेज रहे हैं भारत में या जो आय अर्जित कर रहे हैं,
जबकि जो विदेशी कंपनियां भारत में वो ज्यादा आय अर्जित कर रही है, तो इसलिए भारत की जो जीएनपी है वो जीडीपी से कम है। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे। भारत की जो जीएनपी है वो जीडीपी से कम है, तो भारत में ये कंडीशन है, तो इसलिए भारत एक विकासशील देश है, भारत अभी विकास कर रहा है। जबकि जिन देशों में जीएनपी अधिक होती है उसकी जीडीपी के मुकाबले, उन देशों को माना जाता है विकसित देश। उन देशों में ये वाली कंडीशन होती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जीएनपी और जीडीपी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एनएनपी की, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखो यहाँ पे शुद्ध आ गया, तो मैंने आपको कहा था कि जब भी शुद्ध आएगा तो आपको क्या करना है, सकल में से क्या घटा देना है, मूल्यह्रास घटा देना है। लेकिन शुद्ध किसके लिए पूछा गया है, राष्ट्रीय उत्पाद के लिए पूछा गया है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाना होगा। ये केस जीडीपी में आ चुका है, वहां पे था जीडीपी, तो फिर हमने एनडीपी निकाला था, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद के लिए हमने जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाया था। तो यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाना होगा। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने पर हमें एनएनपी प्राप्त होता है। एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डी। शुद्ध सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हमने मूल्यह्रास घटाना है। तो माना देखो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसी से हमें पता चलता है कि एक्चुअल जो राष्ट्र की आय है, इनकम, वो कितनी है, क्योंकि यहाँ से हमने मूल्यह्रास भी घटा दिया है। मूल्यह्रास मैंने आपको डिटेल्स में अभी समझा दिया है, जीडीपी में भी यही केस आया था। तो उम्मीद करते हैं कि वहां से आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, माना सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितनी आई टोटल, इस देश के नागरिकों ने जितना भी उत्पादन किया है वो क्या है, माना 2000 का। लेकिन इसमें जो उत्पादन के समय कुछ क्या हो गया, मूल्यह्रास हो चुका है, कुछ वस्तुओं की हानि हो चुकी है, या कोई जो सामान है उसको नुकसान हो चुका है, कोई टूट फूट चुका है, मूल्य में ह्रास हो चुका है, गिरावट आ चुकी है, तो उसको घटाना इससे। तो मानो वो 200 रुपए है, तो वो इसी से हमें देना पड़ेगा। तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1800। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या हो जाएगी हमारी, 1800 हो जाएगी। देखो एक्चुअली में हमें जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जब हमने जीएनपी की गणना की तो हमें पता चला कि हमारी जीएनपी कितनी है, 200 है। लेकिन हमने उसमें मूल्यह्रास तो घटाया ही नहीं था। लेकिन एक्चुअल में जब हमने मूल्यह्रास देखा कि मूल्यह्रास 200 रुपए का हो रखा है, तो वो हमें घटाने पड़े, और तब जाके हमें एक्चुअल जो हमें पता चला कि हमारा जो राष्ट्रीय उत्पाद है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, वो कितना है, 1800 है। तो एनएनपी भी दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और आज की वीडियो लगभग कंप्लीट हो चुकी है ये। लेकिन एक और पॉइंट शायद मैं आपको बताना भूल गया, इसलिए मेरे को इंक्लूड करना चाहिए था। हम यहाँ पे बार बार क्या बात कर रहे हैं कि जो जीडीपी है वो क्या है, उस देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, या जो क्या है एनडीपी है, वो क्या है, उस देश के, एनडीपी नहीं जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उस देश के नागरिकों द्वारा जो उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य। बार बार हम इस अंतिम मूल्य की चर्चा कर रहे हैं। तो क्यों हमने ये अंतिम मूल्य लिखा है यहाँ पे, हमने सीधा मूल्य क्यों नहीं लिखा है, अंतिम मूल्य हम बार बार इसको क्यों लिख रहे हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। चलो यहाँ पे हम बता देते हैं कि अंतिम मूल्य क्या है और क्यों ये जरूरी है। मतलब इसी के आधार पर हम जीडीपी की गणना क्यों करते हैं, या हम सकल जो हमारे क्या है राष्ट्रीय उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी की गणना के लिए हम अंतिम मूल्य क्यों चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। माना हमने क्या कर दिया, 10 केजी गेहूं उगाया, और इस 10 केजी गेहूं की कीमत कितनी है, 1000 रुपए है। अब इस 10 केजी से मैंने क्या कर दिया, इसका आटा बनाया, चक्की में ले गया। तो जब इसकी पिसाई हो रही थी, इस 1000 रुपए मैंने पूरा पिसाई है 10 किलो, ठीक है। तो इस 1000 रुपए आटे की जो पिसाई हो रही थी, तो 1 किलो यानी कुल मिला के 1000 रुपए की जब पिसाई हो रही थी, तो उसने क्या कर दिया, 200 रुपए इसका पिसाई ले ली, जो हमने चक्की में इसको ले गए। तो चक्की में 1000 रुपए तो इसकी कीमत थी, लेकिन प्लस इसमें 200 रुपए उसने गेहूं की पिसाई ले ली, और ये बन गया आटा। तो अब इसकी कीमत कितनी है, वो है 1200। फिर आटे हमने कहाँ भेजे, इसको हमने ट्रांसपोर्ट किया
गाड़ी द्वारा हमने इसको कहाँ भेज दिया, किसी कंपनी में भेज दिया। और ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज लग गया वो लग गया 200 रुपये, इसमें एक्स्ट्रा लग गया। तो अब इसकी कीमत हो चुकी है प्लस 1200 इसकी कीमत थी और 200 एडवांस लग चुकी है, तो 1400। फिर कंपनी ने क्या बनाया, इसके बिस्कुट बनाए। कंपनी ने क्या बना दिए, इसके बिस्किट बना दिए। तो 1400 का ये आटा था, टोटल इसकी कीमत अभी 1400 है, ठीक है। बिस्किट बना दिए और बिस्किट में कंपनी का जो भी मशीन लगी है उसमें, जो भी मशीन में जो जिन लोगों ने भी कार्य किया, 1000 रुपए कंपनी का खर्चा है। 1400 रुपए तो इस आटे की कीमत थी, 1000 रुपए कंपनी का खर्चा आ गया। तो क्या हुआ, 4 और 1 2, ये हो गया 2400। अब देखो, जो हम यहाँ पे जीडीपी निकालेंगे तो हम किसके निकालेंगे, इन बिस्कुटों के निकालेंगे। मतलब जो कीमत हम देखेंगे वो अंतिम मूल्य क्या हो गया, अब इन 10 किलो गेहूं का वो हो गया 2400। इन 10 किलो कंप्लीट जो 10 किलो थी जिनकी कीमत 1000 रुपए थी, उनके हमने आटा बनाया, फिर आटे को ट्रांसपोर्ट करके कंपनी में भेजा, कंपनी बिस्किट बनाए कंपनी ने, और उनकी कीमत अभी कितनी हो चुकी है, 2400 रुपए हो चुकी है। तो हम अंतिम मूल्य, क्योंकि ये जो 1000 रुपए ना वो भी इसी में सम्मिलित है, 1000 रुपए, ये देखो ये 1000 रुपए, यहाँ पे हमने 200 रुपए 1200 हुए, तो कहीं ना कहीं जो 1000 रुपए है ये मिला के ही यहाँ पे 2400 हुआ है एक्स्ट्रा खर्चा लगा के। तो अंतिम मूल्य क्या है, इन 10 किलो गेहूं का जब बिस्कुट बने, जब ये बिकेंगे तो बिस्कुट के रूप में बिकेंगे, तो अंतिम मूल्य इसका 2400 हो जाएगा। तो हमें जो उत्पादन हुआ है वो कितने का हुआ है, टोटल 2400 का हमने उत्पादन किया है। तो इसलिए हमेशा जीडीपी या वो आपकी क्या हो, जीएनपी हो, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो वस्तु या सेवा है उनका अंतिम मूल्य देखते हैं। वस्तु और सेवा का जो हमने उत्पादन किया है उसका अंतिम मूल्य वो हम जीडीपी में या जीएनपी में देखते हैं। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था, बड़ा टॉपिक भी हो गया, लेकिन बहुत सारे फैक्ट हमने आज आपको यहाँ पे कंप्लीट कराए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।